हेलो गाइस, वेलकम टू आईस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 16 का अलग से पार्ट है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट्स में काफ़ी कुछ पढ़ा था, जैसे कि परितंत्रीय विविधता के बारे में हमने जाना था तथा जैव विविधता की परितंत्रीय भूमिका के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता की आर्थिक भूमिका। सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता यानी कि क्रॉप डाइवर्सिटी है, जिसे कृषि जैव विविधता भी कहते हैं। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियाँ और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में है। जैव संसाधनों की ये परिकल्पनाएं जो हैं, जैव विविधता के विनाश के लिए उत्तरदायी हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, जैसे कि हमने कल भी जाना था कि जो जैव विविधता है वो सभी मनुष्यों के लिए उनके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता भी है। जिस प्रकार मनुष्यों में विविधता पाई जाती है, उस प्रकार फसलों में भी विविधता है। यदि अलग अलग फसल नहीं होते तो हम तो एक ही तरह का खाना खाते ना। यदि केवल गेहूँ ही होते, चावल नहीं होते, जौ नहीं होते, तो फिर हम अलग अलग फसलों को नहीं चख पाते, नहीं पता करते कि हाँ, इन चीज़ों से भी कुछ चीज़ें बनती हैं, जिसे कृषि विविधता भी कहा जाता है। ये जो फसलों की विविधता है, क्रॉप डाइवर्सिटी, इसे हम कृषि विविधता भी कहते हैं। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियाँ और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में है। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में समझा जा सकता है। जो जैव विविधता है वह महत्वपूर्ण भंडार है जिसकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियाँ और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में है। देखिए, क्रॉप्स में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उससे कई सारी औषधियाँ भी बनती हैं। जैसे कि अगर तुलसी नहीं होती तो औषधियाँ नहीं बनती, बहुत सारी फसलें नहीं होती तो पदार्थ नहीं बनते, तथा और भी कई पेड़ हैं जिनसे कि सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि भी बनते हैं, जैसे कि सिंदूर का पेड़। जैव संसाधनों की ये परिकल्पनाएं जैव विविधता के विनाश के लिए उत्तरदायी हैं। साथ ही साथ संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न नए विवादों का जनक भी हैं। अगर ये जो भिन्नताएं हैं इन्हें मुख्य कारण नहीं बताया जाएगा तो फिर किसी का विनाश कैसे होता है, बताइए। विनाश का कारण क्या होता है? वही हो सकता है जो कारण निर्माण का हो कहीं ना कहीं। ठीक है, जो कारण निर्माण का होता है वही उसकी जो अति होती है तो विनाश का कारण भी हो जाता है। हमने इस चीज़ को ज़रूरी समझा कि भोजन हमारे लिए आवश्यक है, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस, और अगर ये हमें नहीं मिलते हैं तो हमको कुपोषण हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये एक विनाश का कारण भी तो हुई ना। और यह संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न नए विवादों का जनक भी है। अलग अलग चीज़ें हैं तो ही तो बंटवारा भी हुआ है। अगर सिंदूर का पेड़ ही नहीं होता तो ये होता क्या कि हिंदू ही सिंदूर लगाएंगे, मुस्लिम नहीं लगाएंगे, क्रिश्चियंस नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। अन्य चीज़ें जो हमें उत्पन्न हुई हैं, भोजन में ही विविधता को ले लीजिए। जैसे एक आम के पेड़ की कई सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे लोग कहते हैं ना, ये लंगड़ा आम है, ये दशहरी आम है, ये अल्फांसो मैंगोज़ हैं, ये आम लहरी
नहीं, हाँ ये वाला आम है तो ये थोड़ा सा अलग आम है। तो आम के भी कितने सारे टाइप्स हैं, तो ये विविधता पाई जाती है ना। और ये विविधता जो है ये आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी पे ही तो उनका प्राइस भी डिपेंड करता है। अल्फांसो मैंगो आपने देखे होंगे बहुत महंगे मिलते हैं, टीवी के प्रचार में काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि हाँ ये अल्फांसो मैंगो से बना हुआ कोल्ड ड्रिंक है, सो दैट उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। लंगड़ा आम जो है वो नॉर्मल प्राइस पे रहता है, उसे कोई भी खरीद सकता है। 50 पर केजी मिलता है आई थिंक, जब थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है तब। तो जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों उपलब्ध है? जीवों और पौधों के बीच जो विविधता है, जो अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, उन्हीं के कारण तो इस तरीके के आम उत्पन्न हुए हैं ना। अगर विविधता नहीं होती तो अलग अलग चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती, चीज़ों का विस्तृत रूप कहाँ से दिखाई देता। दूसरा है जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका। जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ और यह भविष्य में कैसे विकसित होगा। जीवन कैसे चलता है और परितंत्र जिसमें हम भी एक प्रजाति हैं, उसे बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है, इन्हें हम जैव विविधता से समझ सकते हैं। जैव विविधता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें ये संकेत देती है। हर प्रजाति को हम जानते हैं ना कि हाँ इसका विकास तब हुआ, इसका विकास तब हुआ, तो इससे हमें पता चलता है कि इसका विकास कब और कैसे हुआ और यह भविष्य में कैसे विकसित हो सकता है। जीवन कैसे चलता है और परितंत्र जिसमें हम भी एक प्रजाति हैं, इस परितंत्र में हम भी तो एक प्रजाति हैं ना होमो सैपियंस के, उसे बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है तथा इस प्रजाति को, ये प्रजाति जो अब तक चल रही है उसमें भूमिकाएं क्या हैं, क्यों चल रही है। बहुत से आपने सुना होगा कि ये जो प्रजाति है ये लुप्त हो गई, तो क्यों लुप्त हो गई? या तो उसका अत्यधिक दोहन हुआ होगा, जैसे कुछ प्रजातियां हैं उन्हें बहुत से लोग वहाँ के खाने लगे, मतलब उनका भोजन के रूप में उपयोग करने लगे, जिस वजह से जो उनकी संख्या थी काफ़ी कम होती चली गई और वो लुप्त होने के कगार पे आ गई हैं। तथा हमें इस जैव विविधता को समझ सकते हैं प्रत्येक प्रजाति की भूमिकाओं के द्वारा। यदि हम इसे अच्छे से पढ़ें कि प्रत्येक प्रजाति की भूमिका क्या है तथा ये क्या किस लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ही हम जीवों के बीच जो विभिन्नताएं हैं उसे समझ सकते हैं। हम सभी को यह तथ्य समझना चाहिए कि हम स्वयं जिएं और दूसरी प्रजातियों को भी जीने दें। हमें भी ये समझना चाहिए अगर हम उस पक्षी को नहीं खाते, हमारे पास खाने के लिए तो और भी वस्तुएं हैं, अगर हम उस पक्षी को नहीं खाते तो आज उसकी जो प्रजाति है वो विलुप्त नहीं हुई होती। यह समझना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का भी अधिकार है। अतः कई प्रजातियों को स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत है। यदि कोई प्रजाति मनुष्य की वजह से विलुप्त होती है तो ये गलत है। अगर वो नेचुरली विलुप्त हो गई है तो ये अलग बात होती है कि उसे प्रकृति ने स्वयं विलुप्त कर दिया, अर्थात वो या तो एडेप्टेशन नहीं कर पाई होगी, जो प्रकृति बदल रही है उसके अनुसार स्वयं को ढाल नहीं पाई होगी। नेक्स्ट है जैव विविधता का ह्रास यानी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है वो बहुत अधिक होने लगा है तथा विभिन्न भागों में प्रजातियां तथा उनके आवास स्थानों में तेजी से कमी हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कई सारे जंगल काटे हैं, फिर वहाँ पे हम अपने घर बनाने लगे हैं, तो उन लोग के रहने की जगह तो कम हो गई ना। जो जीव जंतु पहले रहा करते थे जंगलों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो विश्व के कुल क्षेत्रों का मात्र 1/4 भाग है, यहाँ संसार की संख्या रहती है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे लगभग संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है। इस विशाल जनसंख्या की ज़रूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन और वनोन्मूलन अधिक हुआ है। अगर मान लीजिए किसी स्थान पे बहुत अधिक लोग रहते हैं तो वहाँ जो जंगल है उन लोगों को फर्नीचर तो चाहिए ही, आजकल तो सबके घरों में फर्नीचर सबको चाहिए। तो अगर वो रहते हैं तो फर्नीचर बनाने के लिए आसपास के पेड़ ही तो काटे जाएंगे ना। तो फिर अत्यधिक दोहन भी तो हुआ उन्हीं लोगों के कारण, क्योंकि उस लकड़ी का फर्नीचर बनने के बाद तो उसका कोई उपयोग नहीं है ना। क्या वो लकड़ी
जिस प्रकार वो लकड़ी जब पेड़ से जुड़ी हुई थी तो हमें ऑक्सीजन देती थी, क्या उस प्रकार वो हमें दे पाएगी ऑक्सीजन? नहीं दे पाएगी। तो उसका हास हुआ ना, उसकी तो हानि हो गई, उसको हमने समाप्त कर दिया। 50% प्रजातियां और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैव मंडल के लिए हानिकारक सिद्ध